इंडिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को आखिर क्या हो गए? उनके भाव बदले नजर आ रहे हैं और इसका पूरा असर आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें, उनके प्रिय चाचा कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आए दिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो चलती है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी इन बातों को अच्छे से समझ गया है। आज हम तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, प्रिंस और श्रेया। तो सबसे पहले चलते हैं, प्रिंस क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, अभी हाल फिलहाल जो अभी चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो रांची में की है, रांची में भी इस साल चुनाव विधानसभा का होना है। तो आपने जिक्र किया कि चिराग पासवान का तेवर एनडीए के प्रति जो है बदला क्यों है, तो मैं आपको कुछ समय पहले जो है जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उन चीज़ों को आप देखेंगे तो उनका एक चिराग पासवान का बयान आया था कि जो हम लोगों का गठबंधन है एनडीए के साथ, वो हमारे साथ केंद्र में है, दिल्ली में है, ना कि हमारे साथ बिहार में है। और आपने जिक्र किया तेवर बदलने का, तो मैं तीन वैसा भाजपा के द्वारा नियम लाया गया था, वक्फ बोर्ड और कवर लेटर और क्या कहते हैं आपका कोटा में कोटा का वर्गीकरण का, उन सभी चीज़ों का जो है चिराग पासवान जो है विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ये मामला है तूल पकड़ रहा है कि आखिर चिराग पासवान एनडीए के साथ होते हुए भी आखिर उन चीज़ों का विरोध क्यों कर रहे हैं, उनके फैसले पे नाराज क्यों है। तो कहीं ना कहीं चुनाव, देखिए, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है, दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। विधानसभा में जो है जमीनी स्तर तक कार्य करना होता है, लोगों को साधने की जरूरत होती है। आपने फिर जिक्र किया उनके चाचा पशुपति पारस की, उनका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो पशुपति पारस का जो एक छवि है, पासवान समाज की बात कर ले या दलित समाज की जो बात कर ले, तो वो दलित समाज को अच्छे से जानते हैं, जमीन स्तर के नेता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो रुख बदला हुआ है, तो कहीं ना कहीं तवज्जो जो है अब उनके चाचा को मिलना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2025 का विधानसभा से पहले मुझे लगता है चिराग पासवान एनडीए के साथ जो है नहीं रहेंगे, एनडीए का साथ जो है छोड़ेंगे। और वो जिस तरीके से आपने पिछला साल विधानसभा चुनाव देखा होगा, उस समय भी अकेले जो है एनडीए की खिलाफ बोल रहे या नीतीश कुमार के खिलाफ, उन्होंने जहां नीतीश कुमार अपने विधायकों को उतारा था, वहां से जो है चिराग पासवान जो अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इस बार आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके चाचा जो पशुपति पारस है, उनको तवज्जो जो है एनडीए देने लगी है, क्योंकि धरातल पर जो दिखता है वही बिकता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर मुझे लगता है कि रुख जो अभी धीरे धीरे जो मोड़ने का जो प्रक्रिया होता है, एकाएक तो कोई मोड़ेगा नहीं, कुछ तो लांछन तो लगाया जाएगा। जी प्रिंस जी, मैं कहना चाहूंगी, आए दिन चिराग पासवान का कहना था कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि उनके घर पर आकर प्रदेश अध्यक्ष का मिलना, यहाँ तक कि दिल्ली में बड़े नेता कहा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात होती है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर भी चिराग पासवान इस तरह का दावा करते हैं कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बोलना और करना बहुत अंतर है। और आपने देखा होगा कि पशुपति पारस लगातार कह रहे हैं, जिस समय लोकसभा चुनाव था उनको टिकट नहीं मिला था, उस समय भी बोल रहे थे कि हम जो है एनडीए के पार्ट हैं, और उनके बाद उनको फिर से वो लगातार कह रहे हैं कि जो है एनडीए के पार्ट हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि एनडीए की पार्ट हैं। कुछ समय पहले की बात करें तो वो जेपी नड्डा से मुलाकात किए थे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद हाल के ही दिनों में जो है देश के गृह मंत्री, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ प्रिंस राज भी है, क्योंकि प्रिंस राज को लेके जाने का मकसद ये है कि पशुपति पारस को एक वारिस चाहिए यार, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर वारिस को आगे अगर नहीं रखेंगे, अगर एक पिलर को खड़ा नहीं करेंगे, जो है युवा वर्ग ज्यादा नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे आना होगा। और वहीं अब देख लीजिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए का जो है विरोध कर रहे हैं, उनके नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है समर्थन करते आ रहे थे जो पशुपति पारस, अब उनको धीरे धीरे तवज्जो मिल रहा है बिहार केंद्र से लेकर अब बिहार प्रदेश तक की बात कर। हाल ही के दिनों में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनके आवास पर जाते हैं, उनसे घंटों बातचीत होती है कि राजनीतिक परिवेश में आपने इधर जो अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उन चीज़ों को भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि उनके राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि जो आधे घंटे तक जो मुलाकात हुई है, हम लोग जो है विधानसभा के चुनाव के लिए जो है मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए कि हमारे चाचा को तवज्जो मिल रहा है, अब हमें जो है बैकफुट पे आना पड़ेगा चिराग पासवान की
बात कर रहे जी। हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकता है कि चिराग पासवान उनके नीतियों का विरोध कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं विधानसभा तक आते आते जो है चिराग पासवान उनका अलग रुख होगा, और कहीं ना कहीं उनका एक अलग रुख होने के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल श्रेया, एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ पशुपति पारस, यानी चाचा भतीजे की लड़ाई। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। हालांकि आए दिन चिराग पासवान का बड़े फैसले लिए जाने पर विरोध करना, नाराजगी जताना, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इसका मुआवजा भरने को मिल रहा है, क्योंकि पशुपति पारस से बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं का मिलना जुलना बहुत कुछ बयां करती है। जी, सबसे पहले देखी जाए तो बीजेपी बहुत कहा जाए तो सेफ खेल रही है। वो पशुपति पारस से वो अमित शाह अभी हाल ही में मुलाकात करते जो उनके खुद के चाचा हैं, तो जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि जब चिराग पासवान उनके हाथ से निकल रहे हैं तो पासवान समाज पे एक वापस से कहा जाए तो कंट्रोल रखने के लिए वो पशुपति पारस को सामने लेके आते, उनसे साथ बैठक करते हैं, हाजीपुर से हो या फिर बिहार से हो उनकी बातचीत करते हैं। और देखा जाए तो चिराग पासवान आजकल काफी बीजेपी पे भड़के हुए दिख रहे, चाहे वो कोटे मामले पे हो या फिर किसी भी पे वो बीजेपी के साथ कंसेंट में आ ही नहीं रहे, वो हमेशा उसके अगेंस्ट में ही बोल रहे। हालांकि देखा जाए तो चिराग पासवान ने कह दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। इसके साथ साथ देखा जा रहा था कि चिराग पासवान अपने कहा जाए तो वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात की जाए तो हाल ही में आया था कि वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वहां पे भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी कारण से शायद बीजेपी ने एक सेफ खेलने के चक्कर में उन्होंने पशुपति पारस का हाथ थामा है। जहां पशुपति पारस बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के तरफ से आते हैं तो वो चिराग पासवान के खिलाफ आके खड़े हो सकते हैं। तो बीजेपी ऐसा सोच सकती है कि अगर उनके साथ चिराग पासवान रहे तो ठीक, नहीं रहे तो उनके पास एक अल्टरनेटिव आ चुका है जो है पशुपति पारस। पशुपति पारस के बारे में बात की जाए तो वो काफी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए, लोगों का विश्वास है। हालांकि रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस ही ऐसे नेता हैं जिन्हें राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान है और कहा जाए हाजीपुर क्षेत्र में काफी उनका दबदबा भी है। जी बिल्कुल, वही कहा जाता है ना, अगर परिवार में अगर फूट हो तो दूसरे इसका फायदा उठा के लेके जाते। बिल्कुल उसी तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो ये मन मुटाव चल रहा है उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ चिराग पासवान ने भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से ये सारे मामले को संभालते और हैंडल करते, क्योंकि देखा जाए तो अब पूरा बीजेपी और सब उनके खिलाफ या सामने आके खड़ा हो जाएगा। और अगर आप बात की जाए तो यहाँ लोकसभा में या विधानसभा चुनाव में आपको एक दूसरे के साथ बात करनी होती है, एक दूसरे के मन मुताबिक करके आप अगेंस्ट नहीं चल सकते, क्योंकि बात की जाए तो वो बहुत राजनीति में वो उनका नया चेहरा है। वो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय हो गया उनको आए हुए। हालांकि ये भी बात सही है कि वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से जैसे अपनी रणनीति लेके चल रहे और जिस तरीके से बीजेपी जो पूरे भारत में जिसका कंट्रोल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चाहे वो बीजेपी का हो, अमित शाह जैसे बड़े लोग से अगर उनको हनुमान कहा जाता था और कुछ समय में ही इतना पलट गया वो चीज कि इसके कारण से ये भी हो सकता है कि उन्हें राजनीति अपनी पार्टी से हाथ धोना पड़ जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। हालांकि खबरें ये भी सामने आई थी कि कमेटी को भंग किया गया है आरएलजेपी पार्टी का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरएलजेपी का आपने जिक्र किया कि कमेटी को भंग करना कोई नया नहीं है, क्योंकि भंग किया जाता है ताकि नए पार्टी का गठन और मजबूती के साथ जो है उसको प्रस्तुत किया जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से श्रेया ने बताया कि चिराग पासवान लगातार अपना गेम कार्ड खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो धरती आसमान का अंतर होता है। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें कई विधानसभा मिलकर एक लोकसभा बनता है और विधानसभा एक जिलों में जो है कई भाग होते हैं जो कि विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो पिछले साल की आंकड़ों को अगर आप उठाएंगे तो चिराग पासवान का स्ट्राइक 0 रहा था।
जी। और इस साल भी अगर एनडीए के साथ अगर वो नहीं जाएंगे चिराग पासवान, वो चाह लेंगे कि हम लोग जो है विधानसभा जीत जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर गठबंधन बिहार की राजनीति जो होता है ना, तो जो जाति आधारित होता है, जाति को साधने के लिए होता है। क्योंकि चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, उनको अभी जो ग्रामीण तबके लोग हैं उनके भावनाओं से जुड़े वो नहीं है, वो जुड़े हैं किनसे, जो युवा हैं, हम लोगों के जैसे युवा हैं, वो समझते हैं कि पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो धरातल पे जो बुजुर्ग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, तो उन चीज़ों को जो समझ रहे हैं वो जो है पशुपति पारस के साथ जाएंगे। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि चिराग पासवान भले लोकसभा जीत गए हो, विधानसभा में वो मुझे लगता है कि जीरो क्या माइनस में भी अगर बात कर ले तो वो भी शायद सही ही होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट काफ़ी नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है वो भी सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि वो भले ही बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन वो ये बात समझ रहे हैं कि चिराग पासवान पर जिस तरह से युवाओं का जोश है, कहा जाए तो फैन फॉलोइंग में बने रहते हैं, तो विधानसभा चुनाव में खेला हो सकता है। इसलिए पशुपति पारस भी अपना कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। प्रिंस राज को हमेशा अपने साथ लेकर चल रहे हैं, यानी वो ये समझ गए कि युवा चेहरा अगर आएगा तो सपोर्ट मिलेगा। क्या लगता है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, प्रिंस राज उनके साथ आ जा रहे हैं, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है। क्योंकि प्रिंस राज के साथ ही पशुपति पारस को देखा जाता है। कहीं भी अगर मुलाकात भी होती तो प्रिंस राज साथ होते हैं, कहीं बैठक भी होती तो प्रिंस राज साथ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक आपने जिक्र किया कि चेहरा को प्रोजेक्ट अभी से कर रहे हैं ताकि वो आने वाले फ्यूचर में अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पशुपति पारस जो इस बार अगर उनको एनडीए साथ लाती है, एनडीए अगर उनको स्थान देती है, उनको कुछ सीटों का अगर मिलता है, दावेदारी मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 110% स्ट्राइक रेट के साथ पशुपति पारस सरकार को मजबूत करने में अपने सक्षम होंगे, और जो उनके उम्मीदवार होंगे वो जीत का जो है सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो पासवान समाज है, अभी जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी समाज से लोग हैं, वो भी समझ रहे हैं कि पशुपति पारस की क्षमता क्या है, उनमें गुण क्या है, हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं, लगातार वो भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और फिर से एक बार मैं जिक्र कर ले रहा हूँ कि चिराग पासवान ने पहले ही मतलब बोल दिया है कि हमें किसी पार्टी का सहयोग नहीं है। अगर एनडीए चाहती है, अगर किसी राज्य में संगठन में जुड़कर जो है एक साथ लड़ने का, तो हम आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी का स्टैंड ये नहीं है कि हम एक साथ किसी राज्य में चिराग पासवान को हर जगह जो है सम्मिलित करें। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बीजेपी का एक मैनिफेस्टो होता है, उनका एक रिसर्च होता है, रिसर्च टीम के द्वारा पता किया जाता है आखिर जो व्यक्ति कह रहा है ये हमारा दावेदारी है, उन चीज़ों पर कितनी खरे उतरेंगे। तो उन चीज़ों को देखते हुए बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जो है चिराग पासवान को कभी भी अपने साथ जो है लाना नहीं चाहेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान को रिप्लेस करके जो है पशुपति पारस को स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि उनका बेसमेंट जो विधानसभा का होता है, उनके पास पकड़ है, उनके पास व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझ गई है कि पशुपति पारस ही जो कि बिहार में जो है नैया पार करा सकेंगे विधानसभा का। तो इसलिए पशुपति पारस अब जो है एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, हम पहले भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। तो आने वाले समय में पशुपति पारस एक मजबूती के साथ एनडीए का सरकार बनाने के लिए जो है काम करेंगे। जी श्रेया, आपसे आखिरी प्रश्न मेरा, जिस तरह से अभी पशुपति पारस पे बीजेपी लगातार अपना साथ दे रही है, पशुपति पारस की टीम को मजबूत कर रही है, तो क्या ये चिराग पासवान के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कहा जाए तो अभी हाल ही में उन्हें ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी इस बात को मेंशन किया था कि चिराग पासवान को अभी राजनीति में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो कहा जाए तो अगर वो अभी, उन्हें बीजेपी ने कहा जाए तो उन्हें मौका दिया था, और वो जिस पार्टी के साथ है उसी का विरोध करते हुए देखे जा रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि वो उनसे अलग अपनी पार्टी बनाएंगे। तो अगर वो आप, ये बात होती है कि अगर आप राजनीति में आना चाह रहे हैं तो आपको पकड़ बनाने होती है, अपना बेस से जुड़ना होता है। आप जिस पक्ष के साथ काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उसका आपका विश्वास जीतना होता है लोगों को कि आप स्टेबल हैं, आप पे विश्वास किया जा सकता है। ये पार्टी, ये राजनीति कभी भंग नहीं होगी और आप उसके खिलाफ नहीं जाइएगा। तो जहां दिख रहा है कि वो किस तरीके से प्रोटेस्ट, क्या कहा जाए तो उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं, जिस पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा
योगदान दिया है उनके राजनीतिक करियर को, उसके खिलाफ ही वो जहां यहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। जी। तो उन्होंने पशुपति पारस को एज अ अल्टरनेटिव बीजेपी ने लाके खड़ा कर दिया है। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि हो सकता है कि अब चिराग पासवान मैदान से निकाले जा सकते हैं और उनकी जगह पशुपति पारस को दे दी जा सकती है, जो स्टेबल है, जो काफी समय से राजनीति में है, लोगों का विश्वास है और लोग उन पे भरोसा करते हैं कि वो इतने समय से हैं, तो वो विश्वास नहीं, उनके काम को जानते हैं। तो जब चिराग पासवान इतनी कम समय में अगर इस तरीके का बिहेवियर या नेचर अपना दिखाएंगे राजनीति में, तो इस तरीके से लोगों के तरफ उनका एक गलत प्रभाव, इमेज बनेगा, जिस कारण से लोग उन पे संकोच करेंगे ट्रस्ट करने से पहले, उन पे अपना वोट डालने से पहले। बात की जाए तो चिराग पासवान युवा नेता है, वो युवा उन पे काफी भरोसा करते हैं, उन पे उनको एक उम्मीद सी दिखती है कि हाँ इनके लिए ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे। बट अगर उसी तरफ वो अगर सरकार के साथ नहीं चलेंगे, तो सरकार के साथ करना जो बीजेपी का, जहां बीजेपी का इतना दबदबा है पूरे भारत में, उनकी सरकार चल रही है भारत में और सबसे बड़ी पार्टी है कहा जाए तो वो भारत की भारतीय जनता पार्टी और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की, तो अगर वो उसके खिलाफ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका अंजाम उनको अच्छा होगा या फिर उनके करियर पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये देखा जा सकता है कि उनकी जगह पशुपति पारस को दे दी जाए और विधानसभा चुनाव वही जीते, क्योंकि अभी युवा सिर्फ युवा इस समाज में नहीं रहते, बात की जाए तो बड़े बूढ़े हर एज ग्रुप में रहते हैं और हर एज ग्रुप चाहता है कि आज के जमाने में स्टेबिलिटी हो, जो जिस इंसान पे वो भरोसा कर सके। तो अगर बात की जाए तो चिराग पासवान यहाँ अपने ही सवालों और अपने डिसीजन पे सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि वो एनडीए में है और चिराग पासवान भी कहा जाए तो वो कह रहे हैं कि वो एनडीए में है और वो एनडीए में रह के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये गलत नहीं होगा कि पशुपति पारस आने वाले चुनाव में वही जीत सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, जिस तरह से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, आपको बता दें कि चिराग पासवान के बदले तेवर कहीं ना कहीं उन्हें ही घाटा कर सकता है, क्योंकि पशुपति पारस अभी उभर कर आ रहे हैं, उन पे बीजेपी का भी हाथ है, ये किसमें दोहराई नहीं है। जिस तरह से बीजेपी का तमाम कद्दावर नेताओं से पशुपति पारस का मिलना जुलना हो रहा है, इस बार बिहार विधानसभा में बड़े पैमाने पर पशुपति आगे भी जा सकते हैं और चिराग पासवान निष्कासित भी किए जा सकते हैं। लेकिन क्या कुछ होगा मामला, वो तो हम आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।